किसान एवं बागवान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान एवं बागवान वर्षों से परंपरागत तरीके से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। जिन फसलों को हम पहले उगाते थे, धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ साथ हमने उन फसलों को उगाना कम कर दिया। लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे किसान हैं, बागवान है, जो परंपरागत तरीके से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। ज़िला बिलासपुर के झंडुता ब्लॉक के अंतर्गत गन्ने की खेती बहुतायत किसानों के द्वारा, बागवानों के द्वारा की जा रही है और प्रदेश का कृषि विभाग भी गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। आइए बातचीत करते हैं विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर पुरुषोत्तम वर्मा जी से, और इन्हीं के साथ साथ हम ये भी जानेंगे डॉक्टर प्रताप सिंह चंदेल जी से कि कृषि विभाग कौन कौन सी योजनाएं लेकर किसानों को स्तरोन्नत बना रहा है। पुरुषोत्तम वर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि यदि गन्ने का उत्पादन प्रदेश के किसान बागवान करना चाहे तो इसके लिए किस तरह की भूमि की आवश्यकता होती है, किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत रहती है और बीज इत्यादि का प्रबंध कृषि विभाग हमारे किसानों के लिए कैसे करता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का जलवायु एक ऐसा जलवायु है जहाँ पे धान से लेके और सेब तक की सारी फसलें उगाई जाती हैं, परंतु हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक ज़िले का अलग अलग जलवायु होने के कारण हर एक ज़िले में अलग अलग तरह की किस्में उगाई जाती हैं। तो आज बात कर रहा हूँ मैं गन्ने की खेती के बारे में। तो हमारा ब्लॉक, जिस ब्लॉक से मैं संबंधित हूँ या कार्यरत हूँ, इस ब्लॉक में जो मिट्टी है ये रेतली दोमट मिट्टी है, जो और गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। इस ज़िले में पहले भी परंपरागत रूप से गन्ने की खेती की जाती थी, परंतु धीरे धीरे किसान भाइयों ने का रुझान इस तरफ कम होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले गन्ना लगाने के लिए, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, अब मार्केट में भेजने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। परंतु आज टाइम ऐसा है कि हर एक, जब गन्ने का सीज़न होता है तो हर एक शहर में या छोटे छोटे बाज़ार में कहीं भी गन्ने की छोटी छोटी चरखियाँ चली हैं और गन्ने का जूस बड़े आराम से बिक रहा है। तथा जो किसान या जो भी इस काम को कर रहे हैं, उनको 500 से 700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गन्ने का बीज बाहर से आयात करना पड़ता है। इसी तरह इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपने किसान भाइयों को इस खेती की तरफ प्रोत्साहित किया तथा गन्ना लगाने के लिए इनको हमने सलाह दी कि गन्ना लगाओ आप, और जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस खेत में हमने डिपार्टमेंट की तरफ से आत्मा परियोजना के अंतर्गत ये जो वैरायटी लगाई है, ये CO 85 है, जो इस वक्त 80 से 100 क्विंटल पर बिघा के हिसाब से इसकी पैदावार आ रही है और बहुत जूसी है। तथा दूसरी वैरायटी के साथ साथ 84 36 है, जो हमने 4000 रुपये पर बिघा के हिसाब से पर डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से हमने किसान भाइयों को दिया हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये वैरायटी बिल्कुल सही उतरी है, यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो हम और भी चाहते हैं कि सारे किसान भाई जिसके पास पानी का स्रोत है तथा रेतली और दोमट मिट्टी है, तो गन्ने की तरफ बढ़ें और अपनी आय का साधन में वृद्धि करें। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, गन्ने का लगाने का सही समय क्या होगा, सिंचाई की व्यवस्था हमारे किसानों को कैसे बनानी होगी, उर्वरकों की कितनी मात्रा में प्रयोग करना होगा, और गन्ने में विशेष तौर पर कौन सी बीमारियां या कीटों का प्रकोप रहता है। वर्मा जी, हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं। इसका सबसे बढ़िया टाइम जो है, मार्च का फर्स्ट वीक में गन्ने की बिजाई होती है तथा 1 हेक्टेयर में 50,000 3 बड वाली या 3 आँखों वाली पूरी जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती हैं। और इसके लिए उर्वरक की मात्रा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों सोइंग के टाइम में पड़ती है, परंतु नाइट्रोजन की आधी मात्रा सोइंग के टाइम में डालनी पड़ती है और आधी मात्रा जब हम इसकी अर्थिंग अप मतलब गुड़ाई करते हैं तो उस वक्त इसकी आधी मात्रा नाइट्रोजन की डालनी पड़ती है। तो 1 हेक्टेयर में, जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 3 बडेड पूरियाँ लगती हैं। इसी तरह फार्मर खुद भी कैलकुलेट कर सकता है कि मैंने 1 बीघे में लगाना है तो 1 बीघे के लिए कितना बीज लगेगा। और रही सिंचाई की बात, सिंचाई जब से मार्च से लेके मानसून के आने तक इसमें 5 से 7 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है तथा मानसून से बाद कटाई तक 2 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है गन्ने को। उसके बाद गन्ना बिल्कुल मार्केट के लिए तैयार हो जाता है।
रही बीमारी की बात, बीमारियां इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप इसमें दीमक का होता है। तो दीमक के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस 25 किलो रेते में मिला के पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें छिड़काव कर दें। उसके बाद ही खेतों की प्लोइंग करें, ताकि जो दीमक गन्ने को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है उसके साथ उसका उपचार हो जाए। बाकी ये जो वैरायटी हमने दी है, जो देख रहे हैं आप खेत में भी देख रहे हैं, CO 85 और CO 8436, ये बिल्कुल बीमारी रहित है। और इसमें जिस तरह की जो बीमारी लाल कंगैरी या दूसरी बीमारियां आती हैं वो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं, ना ही आने की प्रकोप है। ये बीमारियां जो है शुरू में आती हैं, बाद में इस समय ऐसा है भाई, इस समय में इसमें कोई बीमारी आने का प्रकोप नहीं है, ना कोई समय है। लेकिन आप सोच रहे होंगे गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया, अब मार्केट की क्या व्यवस्था है और प्रदेश का कृषि विभाग मार्केटिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किसानों की किस तरह से सहायता कर रहा है वर्मा जी? तो आजकल आप कहीं भी किसी भी बाजार में चले जाओ, सुमो में चले जाओ, बरठी चले जाओ या झंडूता चले जाओ, तो छोटी छोटी चरखियाँ लगी हुई हैं। और चरखियों में 1-2 जगह मैंने कन्फर्म किया उनसे, मैं क्या आप क्या रेट गन्ना ला रहे हैं, तो उन्होंने बोला 700 से 800 रुपये पर क्विंटल हमारे को गन्ना यहाँ मिल रहा है। तो जैसे मैंने सुहास जी से बात की तो इसने बोला भी मेरा गन्ना तो घुमारवी में एक बस स्टैंड के बाहर एक रेडी वाला है, उसने बोला भी मैं आपका गन्ना यहीं खरीद लूँगा। तो मेरी भी उनसे गन्ने वालों से जो चरखी वाले उनसे बात हुई कि आप क्या रेट ले लेंगे यहाँ पे, अगर 500-600 रुपये आपको FOR यहीं दे दी जाए तो क्या आपको कमी है इसमें? तो उन्होंने बोला हमारे को और क्या चाहिए। तो इसी तरह मैंने जिम्मेदारों को बताया भाई अगर आपने गन्ना देना है तो 500-600 रुपये FOR आप बड़े आराम से जिम्मेदारों को, इनको जो जूस निकालने वाले हैं उनको दे सकते हैं और अच्छी पैसे आप कमा सकते हैं। उनकी भी बाहर से, जहाँ से दूसरे राज्यों से उनको गन्ना मंगाना पड़ता है, तो उनकी भरपाई भी यहीं से हो जाएगी। और इस तरह हमारे किसानों को जो पैसा मिलेगा वो इकट्ठा मिल जाएगा और खेत भी खाली हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है और कटिंग नीचे से होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट क्रॉप जो है टिलरिंग के लिए तैयार हो जाए। और टिलरिंग भी तब तैयार होगी जब हम इसको गन्ने को एक बार काट लेंगे। तो इसी तरह मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि गन्ने का रस निकालना, गुड़ बनाना और घर घर जाके बेचना तब बड़ी मुश्किल होती थी, परंतु आज ऐसी नौबत आ गई है कि गन्ना आपको जूस के लिए भी हमारे प्रदेश में पूरा नहीं हो रहा, दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों कि गन्ना एक ऐसी क्रॉप है, इसको आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम अपने मनमर्जी के रेटों से मार्केट में बेच सकते हैं। आइए अब बातचीत करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रताप चंदेल जी से और जानते हैं कि योजनाएं कौन कौन सी हैं किसानों को ऊपर उठाने हेतु। डॉक्टर प्रताप चंदेल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं, ज़िला बिलासपुर में यहाँ के किसान गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कृषि विभाग की योजना परियोजना है जो इस तरह के किसानों को लाभ पहुँचाती है और गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों की और कौन कौन सी योजनाएँ परियोजनाएँ इस समय चल रही है? किसान भाइयों, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से ये जो हमने गन्ने के ऊपर अभी बात की है, इसमें हमने आत्मा परियोजना के अंतर्गत हम जो है किसानों को उनकी चॉइस का बीज उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें विभाग जो है वो डेमोस्ट्रेशन के तौर पर किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो बीज किसान, जो वैरायटी किसान मांगता है वो इसमें उपलब्ध कराई जाती है। और भी जो सब्जी उत्पादन के लिए जो नई रिकमेंडेशन की वैरायटियां हैं, इस परियोजना के अंतर्गत हम जो है ये किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम बात करें, जैविक खेती को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। सूबे का कृषि विभाग जैविक खेती की तरफ कैसे किसानों को आकर्षित कर रहा है? ऐसी कोई योजना है जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की महत्वाकांक्षी योजना हो? डॉक्टर चंदेल। किसान भाइयों, ये जो सरकार की तरफ से अब जो ऑर्गेनिक, जो जैविक खेती के बारे में एक और परियोजना हमारे पास आ रही है, परंपरागत खेती, जो अभी ही हाल ही में जो है वो हमारे यहाँ शुरू होने वाली है। इसके जो हमारी गाइडलाइन है ये हमारे पास पहुँच चुकी है और इसके ऊपर जल्दी ही हम जो है काम शुरू कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक के लिए पहले भी हमारे पास जो परियोजना थी उसमें हमने ऑर्गेनिक जो हम कर रहे हैं उसमें बर्मी कल्चर
का जो बर्मी शेड जो हम बना रहे हैं, जो केंचुआ शेड बना रहे हैं, उनमें जो है जैविक जो खाद जो है उसका उत्पादन हो रहा है। और इसके अलावा भी हम जैविक जो खाद है, जैविक खेती के ऊपर भी हम इसमें काम कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक में जैविक खेती के ऊपर भी जो किसान जो हैं वो हमारे एनजीओज काम कर रहे हैं, और हम जो है जैविक की तरफ, जो जैविक खेती की तरफ बढ़ावा जो किसान भाई जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। हमारे जड्डू कुलजार में हमने जैविक के लिए काम चलाया हुआ है, और हमारे जो बलगाड़ पंचायत झंडूता ब्लॉक की है उसमें भी हमने जैविक खेती के लिए जो इसके लिए जो इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होती है जैविक खेती के लिए, वो हमने स्कीमें जो हैं यहाँ चलाई हैं, और एनजीओ इसमें काम कर रही है। इसके अलावा सब्जी उत्पादन, जो कि सबसे ज़रूरी, जो इस बार जो इस समय जो है हमारी समय की मांग है, हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने जो है आरकेवीवाई के अंतर्गत सब्जी उत्पादन पे ज़्यादा जोर चल रहा है, और किसानों को सब्सिडी अनुदान 75% तक का अनुदान जो है सब्जियों के बीजों पर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें किसानों के लिए सब्जियों के बीज और बीज उपचार करने के लिए दवाई, या उसके बाद उनके लिए उपकरण जैसे स्प्रे पंप, वाटर टब, ये सारे जो हैं वो 75% अनुदान पर सरकार की तरफ से आरकेवीवाई स्कीम में जो है वो दिए जा रहे हैं। और सब्जियों के अच्छी जो वैरायटियां हैं वो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अनुदान पर किसानों को दे रहे हैं। इस बार जो हमने आत्मा परियोजना के अंतर्गत यहाँ जो डेमोस्ट्रेशन गन्ने का लगवाया है, ये बीज हमने जो है पाउंटा साहब से किसानों के लिए उपलब्ध करवाया है। इसकी हमने 2 वैरायटियाँ इस बार यहाँ लगाई हैं समूह में, सुभाष जी के खेत में। इसमें CO 85 और CO 3684 2 वैरायटियाँ हैं। इनका हम इस बार कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सी वैरायटी जूसी है, कौन सी वैरायटी में इसमें क्या, इसका जो कंपैरिजन जो हम करेंगे, ये इसके आधार पर जो किसानों को ज़्यादा लाभ दे, इसके लिए हमने जो है यहाँ आत्मा परियोजना के अंतर्गत बीज जो डेमोस्ट्रेशन यहाँ लगाया है, उसका हम ये 2 वैरायटियाँ हमने कंपैरिजन के लिए ही यहाँ डेमोस्ट्रेशन लगाया है। कृषि विभाग की योजनाएं, परियोजनाएं तभी हमारे किसानों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकती है जब हमारे किसान बागवान जागरूकता से, वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक खेती को अपनाएंगे। आज की ज़रूरत है, आवश्यकता है आधुनिक खेती को अपनाने की और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार खेतीबाड़ी के विधाओं को सीखने की। लेकिन किसान साथियों, जब हमारे किसान अपनी कोई फसल खेत में लगाते हैं तो बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव कई बार बिना सोचे समझे कर देते हैं। ऐसे में उस उत्पादन की उत्पादकता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही साथ जो दवाइयों के, रसायनों के दुर्गुण हैं वो भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चंदेल, क्या हमारे किसान बागवानों को बहुतायत दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? क्या अंधाधुंध स्प्रे अपने उत्पादन के ऊपर, अपनी फसलों के ऊपर करना ज़रूरी है? क्या सुझाव, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे बागवान किसानों को? अपनी जो फसलें हैं उनके ऊपर अंधाधुंध स्प्रे करते हैं, हमें कोई पता नहीं होता है कि कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। ये जो सारा इसके कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनिक जो खेती हम कर रहे हैं, इसमें कम से कम दवाइयाँ, कम से कम खाद और जैविक खाद का जो प्रयोग हो रहा है, ये इसीलिए ज़रूरी है। ये जो सारा सरकार जो अब जैसे नई हमारी स्कीम आ गई परंपरागत खेती, इसमें भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कम से कम केमिकल खादें या दूसरे जो हमारे स्प्रेयर हैं, दूसरी जो हम स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, वो कम से कम किया जाए। और जैविक खेती का मतलब यही है कि सबसे कम दवाइयों का प्रयोग किया जाए और कम इसमें खाद डाली जाए, तभी हमारी जो है जैविक खेती जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। जब हम ये जो है केमिकल का स्प्रे और दूसरे हम फर्टिलाइज़र का जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इसको कम करेंगे, तभी जो है जैविक खेती हमारी जो है वो कामयाब होगी। और सरकार की तरफ से इस योजना को कामयाबी मिलेगी, हमारी तरफ से भी इस योजना को कामयाबी हम तभी कामयाब होंगे जब जिम्मेदारों को हम जैविक खेती की ओर ले जाएंगे और ये जो अंधाधुंध स्प्रे या अंधाधुंध खेत जो खाद डाली जा रही है, इसको हम रोकेंगे। डॉक्टर चंदेल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बागवानों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपने देखा और जाना कि गन्ने के उत्पादन के प्रति कैसे बिलासपुर ज़िला के किसान बागबान प्रोत्साहित हो रहे हैं और ज़िला बिलासपुर में बहुत सारे किसानों ने गन्ने की खेती को अपनाया है। यदि हम कुछ वर्ष पूर्व की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी गन्ने की खेती की जाती थी, लेकिन समय में बदलाव के आने से हिमाचल प्रदेश के किसानों ने गन्ने का उत्पादन बंद कर दिया। आज भी हिमाचल प्रदेश में जूस इत्यादि के लिए गन्ना बाहरी राज्यों से आता है। यदि प्रदेश के किसान बागबान गन्ने के उत्पादन को अपनाते हैं तो अच्छी आजीविका उनके लिए संवर्धित हो जाती है और वो आने वाले समय में तरक्की उन्नति भी कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने जाना कौन सी किस्म का चयन और किस तरह की भूमि गन्ने के उत्पादन के लिए चाहिए, कृषि विभाग किन योजनाओं को लेकर हमारे किसानों बागबानों को स्तरोन्नत बनाना चाहता है। बहरहाल आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दे, नमस्कार।